हिंद लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। देश में जनसंख्या विस्फोट, जातीय जनगणना, इन सब पर सियासी हंगामा खूब होता है। ये चुनावी मुद्दा भी बनता है। सत्ता पक्ष की ओर से भी नेता इस पर बड़े बड़े बयान देते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बातें करते हैं। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर आज आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है, जिसका लबोलुआब ये है कि अब जनसंख्या पर कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मोहन भागवत ने हम दो हमारे दो की बजाय हमारे तीन का फॉर्मूला दिया है। इस बड़े विषय पर हमारे साथ आज चर्चा के लिए तीन खास मेहमान भी हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि मोहन भागवत ने आखिर कहा क्या। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी। दरअसल नागपुर में आयोजित कथाले कुल सम्मेलन में भारत की जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों पर और महत्व पर चर्चा करते हुए मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है। मोहन भागवत के इस बयान से जो बड़ी बातें निकली हैं, उसका सार अब हम आपको बता देते हैं। दरअसल पहली बड़ी बात है, जनसंख्या वृद्धि दर का स्थिर रहना समाज के लिए जरूरी है। इसी के साथ ही प्रजनन दर का 2.1 से नीचे जाना समाज के लिए खतरनाक है। 2 से कम प्रजनन दर होने पर समाज के अस्तित्व पर संकट हो सकता है। भारत में जनसंख्या दर को कम नहीं किया जा सकता। भारत में प्रजनन दर को 2 या 3 बच्चों पर बरकरार रखना चाहिए। तो देखिए, एक तरीके से मोहन भागवत ने चेतावनी दी है कि अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे गिरती है तो समाज अपने आप कमजोर होकर विलुप्त हो सकता है। उन्होंने इसके लिए कई ऐतिहासिक उदाहरण भी पेश किए, जिसकी वजह से कई भाषाएं और संस्कृतियां विलुप्त हो चुकी हैं। सवाल है कि मोहन भागवत जो इतनी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, वो सच के कितने करीब है, और अगर वाकई खतरा इतना गंभीर है तो फिर देश में इस पर एक राय क्यों नहीं है। दरअसल इस बयान को तकनीकी तौर पर समझने से पहले अगर इसे राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये बीजेपी की सोच के भी उलट दिखती है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता देश में जनसंख्या विस्फोट की बातें करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पर जोर देते हैं। देश में विकास के लिए एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर एक समान लागू। अब सवाल है कि क्या बीजेपी और आरएसएस दोनों की अलग अलग राय है। इस पर हम सबसे पहले पॉलिटिकल चर्चा कर लेते हैं, फिर इनके तकनीकी पहलू पर भी बात करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रखर सिंह हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ ही गौरव मिश्रा हैं, बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही, प्रखर जी और इसी के साथ ही गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स पर। और सबसे पहला सवाल गौरव जी मेरा आपसे ही होगा, क्या संघ और बीजेपी में विरोधाभास है क्या? क्योंकि एक तरफ बीजेपी के कई नेता को हम लगातार देख रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की वो बात कर रहे हैं, उस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं, गिरिराज सिंह को हम सुन रहे थे, और दूसरी तरफ संघ प्रमुख तो कुछ और ही कहते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। संघ एक सामाजिक संगठन है और समाज के सभी विषयों पर अपना विचार व्यक्त करता है स्वतंत्र रूप से। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी संघ का ही अनुषांगिक संगठन है, तो स्वाभाविक है आपस में तालमेल भी होगा, और लोकतंत्र है तो विचारों की स्वतंत्रता है, तो कभी कभी मतभेद भी दिखेंगे, लेकिन मनभेद नहीं दिखेगा।
देखिए, भारत को अगर आप पिछले 100 वर्ष का अगर सिर्फ इतिहास उठा करके देखें तो पिछले 100 वर्ष में भारत ने अपनी लगभग 35% से ज्यादा भूमि खोई है। वहीं 1 दर्जन से अधिक बड़े जनसंहार हिंदुओं के देखे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आबादी कम हुई है, घटी है, और वहीं क्षेत्रफल भी हमारा घटा है। और एक स्वाभाविक चिंता जो देश के अंदर 200 से अधिक ऐसे जिले हैं जिसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है, 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। तो एक स्वाभाविक चिंता सभी को है इस बात की, और इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। 2015 में इकोनॉमिक अफेयर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें 1950 से लेकर 2015 तक की रिपोर्ट को एक सर्वे को 168 देशों के सर्वे को उजागर किया गया था। तो किस तरीके से भारत में माइनॉरिटी फ्लरिश हो रहा है, यानी अल्पसंख्यक लगभग 43% की दर से उनकी फर्टिलिटी रेट बढ़ रही है, और वहीं हिंदू का जो ग्रोथ है वो लगभग 8% का है। तो ये चिंता का विषय है और इसको एड्रेस करना सबकी जिम्मेदारी है। यानी कि गौरव जी आप ये कह रहे हैं कि संघ प्रमुख की तरफ से सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया, सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया? जी, सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया संघ प्रमुख की तरफ से, ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया? स्वाति जी, जनसांख्यिकी असंतुलन में वो सारे फैक्टर आते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे नहीं, आपने इससे पहले क्योंकि इससे पहले आपने हिंदू के लिए कहा ना, परिवर्तन आता है, मैं इसलिए ये सवाल कर रही थी आपसे। संप्रभुता को खतरा हो, मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं स्वाति जी, जिससे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचे तो उसका अलार्म बजाना सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और वो भी उस परिस्थिति में जब हम देख रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर में 1947 में 20% हिंदू थे, आज वहां समाप्त हो गए। बांग्लादेश में 26% हिंदू थे, आज वहां समाप्त हो गए। इसलिए भारत में भी पश्चिम बंगाल में आप देखिए, झारखंड में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, केरल में देखिए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। तो इसको एड्रेस करना सबकी जिम्मेदारी है, और हमारे नेता भी इसको कहते रहे हैं और संघ भी इस बात को उठाता रहा है। कांग्रेस को भी इस बात को उठाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्यों उठाएगी? कांग्रेस ने तो सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत भारत को एक शरिया राष्ट्र घोषित करने का, बनाने का एक षड्यंत्र रचा था, और उसमें समय समय पर कदम उठाना शुरू कर दिया था। चाहे वो 1951 का की बात करें, 1951 से लेकर 2011 तक ऐसे तमाम सारे एक्ट उसने बना दिए जिससे कि भारत की डेमोग्राफी को बदला जा सके, भारत के जनसांख्यिकी संतुलन को बिगाड़ा जा सके। और आज भी जाति जनगणना की बात कर रही है, तो उसके पीछे मंशा क्या है? उसके पीछे मंशा सिर्फ यही है कि भारत के फैब्रिक्स को खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए। इसलिए अगर इस विषय को मोहन भागवत जी ने उठाया तो बहुत गंभीर विषय है और इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है गौरव जी, प्रखर जी का रुख कर लेती हूं मैं। प्रखर जी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे, और मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया उससे आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए स्वाति, आपने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उनसे सीधे सीधे सवाल पूछा कि मोहन भागवत हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं कि पूरे समाज के लिए बोल रहे हैं। सीधा जवाब नहीं दे पाए। इन लोगों की समस्या यह है कि ये समाज को बांटना चाहते हैं। मोहन भागवत अच्छा है क्या? किसी संवैधानिक पद पर है? सीधे बोल रहे हैं, संवैधानिक पद पर तो है नहीं। तो अरे शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। शांत रहिए, मैं बीच में नहीं बोला था, तो आप अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी बोलिए। आपको मैं स्पष्ट डिबेट की मर्यादा बना के रखी है। गौरव जी, मैंने आपको भी आपकी बात को भी सुना था और उन्होंने भी सुना था। आप उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। जी प्रखर जी, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आए हुए हैं उन्होंने कई डेटा दे दिए, पॉपुलेशन का भी डेटा दे दिया। अरे जनगणना तो आपने 2011 के बाद कराई नहीं है, तो ये डेटा आप ला कहां से रहे हैं? कैसे बना रहे हैं कि डिबेट पर आके खुद ही डेटा प्रस्तुत कर दे रहे हैं? उसका क्या कोई सबूत है जो डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दूसरी चीज, इस देश में पॉपुलेशन सबसे बड़ा समस्या है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक अगर नौकरी किसी विभाग में निकलती है, अगर 5000 पद है तो कम से कम 10 से 15 लाख लोग उन 5000 पदों के लिए आवेदन देते। तो क्या जनसंख्या इशू नहीं है? और ये बता रहे जनसंख्या को बढ़ाओ। किस डेटा के तहत कह रहे हैं? क्या कोई सा लॉजिक है? इनके खुद ही गिरिनाथ सिंह का भी आपने बताया कि एक तरफ कह रहे हैं कि भाई साहब बच्चे जिनके वोटिंग राइट छीन लेने चाहिए जो पॉपुलेशन बढ़ाए, और एक तरफ संघ प्रमुख कह रहे हैं कि भाई साहब बच्चे 3 होने चाहिए। अरे स्वयं के जिसके बच्चे ना हो वो दूसरे को ध्यान दे रहा है कितने बच्चे होने चाहिए। ये कोई लॉजिक है? और ये किस तरीके से बोल दे रहे हैं? ये बता दे रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के टाइम पर क्या होता था
अरे 2014 से पहले क्या होता था? बांग्लादेश की, जिनकी अभी बात है, पाकिस्तान बांग्लादेश की सिवा ये लोग कोई बात नहीं करते। जिस बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, उसका बांग्लादेश का जन्म कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो कुछ कहने पहले सोच लिया करिए, पढ़ लिया करिए। IIT IIM जैसे संस्थान दिए इस देश में। आप 5 ईयर प्लान होता था पहले, जब हम लोग आए हैं तो 5 ईयर प्लान लाए थे। आपका तो पता ही नहीं होता कौन सा प्लान। और 84 करोड़ लोग हैं इस देश में जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट खाना दे रही है। ये पॉपुलेशन समस्या नहीं है क्या? उतने संसाधन है जितने हमारे यहाँ पर लोग हैं। यहाँ तो हमारे दो 90 के दशक में बोला गया था। ठीक है प्रखर जी और आज गौरव ये जी, मैं बता रहे आप 3 दोनों के ही पास लौटती हूँ, लेकिन देखिए इस बीच अपने दर्शकों को ये भी समझा दें। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मोहन भागवत जिस प्रजनन दर की बात कर रहे हैं वो क्या है। दरअसल एक महिला औसतन जितने बच्चे को जन्म देती है, प्रजनन दर कम होने से युवाओं की आबादी कम होगी, प्रजनन दर कम होने से बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी। दरअसल मोहन भागवत ने प्रजनन दर को लेकर जो बातें कही हैं, जो डर दिखाया है, वो चीन, जापान जैसे देशों के उदाहरण का नतीजा है, जहां जनसंख्या पर कंट्रोल के चक्कर में बुजुर्गों की आबादी बढ़ गई है और युवाओं या फिर कामगार लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। थक हारकर उन देशों को वापस 2 चाइल्ड पॉलिसी को छोड़कर 3 चाइल्ड पॉलिसी पर शिफ्ट होना पड़ा। युवाओं को शादी करने के लिए मोटिवेट करना पड़ा ताकि एक बार फिर से जनसंख्या की रफ्तार ट्रैक पर आ सके, यानी संतुलन बना रहे। भारत के हालात भी कुछ उसी दिशा में दिख रहे हैं, जिसकी जनसंख्या को आज भले ही विस्फोट कहा जा रहा है, दुनिया में नंबर 1 कहा जा रहा है, लेकिन पिछले 30 सालों में हमारे दो की नीति के नारों के चलते हमारी जनसंख्या दर में भी बड़ी गिरावट आ चुकी है और अब इसमें ज्यादा गिरावट का मायना खतरे को दावत देने जैसा होगा। अब आंकड़े बताते हैं कि देश में TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 1951 में सबसे ज्यादा थी, यानी कि 6.2 के करीब थी। उसके बाद फिर 1971 में 5 से ऊपर रही। माना जाता है कि 1951 से लेकर 1991 तक भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी। इन 4 दशकों की वजह से ही भारत आज दुनिया में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया है। लेकिन 1991 के बाद धीरे धीरे इसमें ढलान की शुरुआत हुई। चाहे आप इसे आर्थिक उदारीकरण के बाद बदले आर्थिक हालात को जिम्मेदार बताएं या फिर देश में बढ़ती साक्षरता दर को, वजह जो भी हो, लेकिन प्रजनन दर कम होते होते 2011 में 2 के आसपास तक पहुंच गई। लेकिन इसके आपको बता दें कि साल 1% के आसपास पहुंच जाने का अनुमान है और उस वक्त हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, बल्कि भारत की जनसंख्या आज की तुलना में कम होगी और इसकी वजह होगी वही प्रजनन दर। तो हम बात कर रहे हैं साल 2100 की, जब प्रजनन दर 1.05% हो जाएगी। आज 2% के साथ जहां हमारी जनसंख्या 143 करोड़ के करीब है, तो वहीं साल 2100 में देश की आबादी 109 करोड़ रह जाएगी, यानी हमारी आबादी घट जाएगी और तब देश की आबादी में चर्चा युवाओं को, बुजुर्गों की होगी। लेकिन देखिए, अब सवाल है कि इस गिरावट की शुरुआत क्या इसी साल हो जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ राज्य में प्रजनन दर अब भी 2 से 3% तक है या उससे भी ज्यादा। बड़े राज्य में ये सबसे ज्यादा बिहार में है, जहां प्रजनन दर 3% है। यूपी में प्रजनन दर 2.4 के आसपास है, जबकि झारखंड में 2.3 के करीब। छोटे राज्य में देखें तो मेघालय में ये 2.9 है और इस वजह से कुछ दशकों तक प्रजनन दर 2% के आसपास बनी रहेगी। लेकिन फिर इसके बाद एक वक्त भी आएगा जब प्रजनन दर 2% से भी नीचे जाना शुरू हो जाएगी और वो वक्त होगा साल 2048 का, जहां से देश की जनसंख्या में डाउनफॉल शुरू होगा। मतलब कि वहां से देश की आबादी बढ़नी नहीं बल्कि घटनी शुरू हो जाएगी, जिस और RSS प्रमुख मोहन भागवत इशारा कर रहे हैं। यानी कि 2048 में हमारी जनसंख्या पीक पर होगी, जब देश की जनसंख्या 160 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और धीरे धीरे जनसंख्या में गिरावट होते हुए हमारी जनसंख्या साल 2100 में 109 करोड़ रह जाएगी। तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रखर सिंह है कांग्रेस नेता, गौरव मिश्रा बीजेपी नेता हैं। दोनों से हम बातचीत कर रहे थे। प्रखर जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आपने बताया कि 2039
आपने कहा कि 2039 में 109 करोड़ हो जाएगी। मुझे लगता है बहुत सारे विकसित देशों से बहुत ज्यादा जनसंख्या आई है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। एक तरफ वो कह रहे हैं पॉपुलेशन पर वो कानून लाएंगे, एक तरफ वो कहते हैं कि वोटिंग राइट छीन लिए जाएंगे जो लोग जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है तो मोहन भागवत जी और उनके जानने वाले जितने लोग उनका वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। देखिए, जनसंख्या एक इशू है इस देश के लिए, और जितनी हमारी नौकरियां निकलती हैं, जितने हमारे पास बिजनेस हाउसेस है, आने वाले समय में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, क्योंकि एक पद के लिए तकरीबन 5,000 लोग से ऊपर आवेदन करते हैं अगर एक पद निकला हुआ है। तो इस डेटा के अनुसार आपको देखना पड़ेगा हम देश को किधर ले जा रहे हैं, कैसे हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है और किस तरीके से इस देश को विकसित बनाना है। गवर्नमेंट का नाम है पॉलिसी बनाना, गवर्नमेंट का काम है इस देश को कैसे विकसित करना है, इस देश के ज्यादातर लोगों को जो टैक्स भरते हैं उसका लाभ मिल सके। और यहाँ पर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भाई 3 बच्चे पैदा करो, और आप कह भी रहे हैं तो आप पूरे समाज के लिए कह रहे हैं कि खाली आप एक धर्म के लिए कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। तो मुझे लगता है ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। गौरव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। गौरव जी, कई चीजों का जिक्र प्रखर जी यहाँ पर करते हुए नजर आए, और यहाँ पर 2 बातें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि इससे पहले हम हमेशा यही सुनते थे, हम 2 हमारे 2, लेकिन यहाँ पर संघ प्रमुख तो 3-3 बच्चों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भी तो हैं, सुन रहे हैं तमाम चीजों को, किस तरह से समझाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो यही नजर आया कि बीजेपी और संघ में 2 राय बनती हुई नजर आ रही है। स्वाति जी, देखिए, आप दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। एक रिपोर्ट आपने प्रस्तुत किया, उसमें एक प्रोजेक्शन आपने दिखाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहलू ठीक नहीं है। भारत का जो जनसांख्यिकी असंतुलन है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बढ़ रहा है तो किस क्षेत्र में और किन लोगों का बढ़ रहा है, घट रहा है तो किस क्षेत्र में किन लोगों का घट रहा है। कई राज्यों में कई जिले ऐसे हैं जो जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में तब्दील हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। वहीं हिंदुओं की आबादी 1.8 के दर से घट रही है और वहीं मुस्लिम की आबादी 2.8 की दर से बढ़ रही है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इसमें 2-3 फैक्टर हैं, कन्वर्जन है, इन्फिल्ट्रेशन है, और कहीं ना कहीं जो ज्यादा फर्टिलिटी रेट है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो सभी विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा, और एक वोट बैंक की पॉलिसी के तहत जो सरकारें, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 65-70 वर्षों में जो किया है, उसका ही परिणाम आज ये दिखाई देता है कि इतना असंतुलन सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। क्योंकि हर तरह से कहीं ना कहीं आप देखिए तो हिंदू समाज में भी एक वर्ग आबादी उसकी बढ़ रही है तो एक वर्ग की घट रही है। तो ये असंतुलन पे एक व्यापक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। और हमारी सरकार ने आते ही 2015 में इकोनॉमिक सर्वे कमेटी ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की थी, और सिर्फ भारत को ही लेकर के नहीं, 168 देशों को का सर्वे किया गया था। उस सर्वे में ये देखा गया कि नेपाल में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की कम हो रही है, वहीं पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे वो लगभग समाप्त हो गए, 1% के आसपास बचे हैं। बांग्लादेश में 6% के आसपास बचे हैं। एकमात्र भूटान, म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर 10% के आसपास वहां पे बढ़े हैं बौद्ध देश। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो भविष्य में आने वाले खतरे हैं उनको भांपना, उस पर अपना नजरिया प्रस्तुत करना और सरकार को प्रेरित करना उसके तरफ नीति बनाने के लिए, तो इसमें क्या बुराई है? इस पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है ही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कैराना में पलायन शुरू हो गया, किस तरह से कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडितों हिंदुओं को वहां से मार करके भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल में आप देखिए चुनाव के बाद किस तरह से आसाम में और बिहार में और झारखंड में लोगों ने शरण लिया। तो कहीं ना कहीं जब आबादी बढ़ती है एक पर्टिकुलर वर्ग की, तो वहां पर इस तरह के असंतुलन पैदा होते हैं और इस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो सरकारों को इस पर व्यापक रूप से ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कॉमन सिविल कोड हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, इसकी समय समय पर मांग हो रही है और मुझे लगता है गंभीरता से सरकारें उस पर काम कर रही हैं और भविष्य में आएंगे भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नीति भी बनाई, अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बाकायदे कानून बनाया इस पर। तो कम से कम सभी सरकारों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं बहुत खुले रूप में कह रहा हूं कि इस विषय को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वोट बैंक की तराजू पर तौलते हुए देख रही है और वो इस तरह से काम कर रही है। ठीक, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, अगर पीछे जाना शुरू करिए तो सरकार जाते जाते से पहले ही कम्युनल बिल लाई थी कांग्रेस पार्टी ने, वक्फ एक्ट बनाया, भारत के अंदर ही आप सोचिए एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान बना दिया गया और एक उतना ही उससे भी बड़ा भूभाग भारत के अंदर वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। और वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन कब्जा करने का काम कर रहा है और आज तक कर रहा है, आज तक नोटिस भेजते चला जा रहा है।
आप देखिए तो कम से कम वो सारे विषय जिससे भारत मजबूत हो उस पर अगर कोई प्रकाश डाल रहा है तो उस पर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए और उस पर एक कॉमन नीति बननी चाहिए, उस पर कॉमन कानून बनना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। ठीक है गौरव जी, मैं लौटती हूँ। हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रोफेसर भास्वती दास हैं, जेएनयू जनसंख्या एक्सपर्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स पर। और मैम, मेरा सवाल आपसे यही होगा, आज मोहन भागवत को हमने सुना, क्योंकि इससे पहले तो हम यही सुनते आए हैं, हम दो हमारे दो, 3-3 बच्चे पैदा करने की वो बात कर रहे हैं। इस बयान को आप किस तरह से देख पा रही हैं? जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आए हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिए है 2.1 जो नंबर है उसके ऊपर, जो हम लोग बोलते हैं कि बराबर रखने के लिए। तो बराबर रखने के लिए एक जगह तो घट रहा है, देख रहे हैं हम साउथ के बहुत सारे राज्यों में वो निकाल के आ गए हैं उससे। और अभी जिस तरह ये नीचे जा रहे हैं, ऐसे चलते रहे तो बहुत जल्दी ही हम लोग वो जो एजिंग सोसाइटी जो बोलते हैं उसमें आ जाएंगे। और उसमें आ जाएंगे तो उसका अपना समस्या है, माइग्रेशन एक समस्या है, जो पलायन हो रहे हैं बहुत राज्यों से, जैसे यूपी से केरला जा रहे हैं, क्योंकि वो 2.1 से नीचे बहुत देर से है। और जो जो देश नीचे चले गए हैं उसको उससे उभर के ऊपर लाना और भी डिफिकल्ट हो रहे हैं। अभी तो हमारे पास न्यूज़ है कि वेस्टर्न यूरोप के 11 देश है ऐसे जिसका जनसंख्या घट रहे हैं और लेबर फोर्स का जो नंबर है वो घट रहे हैं। वो माइग्रेशन एक बड़ा इशू हो गया उधर। ऐसे ही जापान में है, ऐसे साउथ कोरिया में है। तो हमारे देश में भी बहुत सारे राज्यों के वही हाल है। तो उस हिसाब से हमारे तो अभी टाइम है कि हमारे दो उस नारा से हम उभर के आए। और पॉपुलेशन कंट्रोल अभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा जितना तेजी से हम लोगों का एजिंग बढ़ रहा है। और एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी, यूएनएफपीए रिसेंटली एक रिपोर्ट पेश किए है जिसमें दिखाया गया है कि 2050 में 20% भारत के जनसंख्या के 20% बुजुर्ग होंगे। और बुजुर्गों का तो अलग तरह का समस्या है। हम लोग डेवलप्ड होने के पहले ही अगर एजिंग सोसाइटी हो जाएंगे तो वो उचित नहीं होगा। हम लोग अभी डेवलपमेंट के तरफ बढ़ रहे हैं। और जो जॉब आप बोल रहे हैं, जॉब स्किल बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटोमेशन जैसे हो रहा है उस हिसाब से बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर एब्जॉर्ब करने का जगह है नहीं अर्थनीति में। तो स्किल के तरफ से भी हमारा बढ़ रहा है देश। तो उम्मीद है कि 2.1 हमारा कम से कम बना रहे और इससे नीचे ना आ जाए, जैसे उन्होंने बोला। वो थोड़ा उचित मुद्दा ही है लॉन्ग रन को देखते हुए। लेकिन मैम, क्योंकि एक तरफ हम जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं, हम लगातार कहते हैं कि जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ हम बात उस कानून की भी करते हैं जब बात आती है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। और ये भी थोड़ा हमें समझाइएगा कि जब हम फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो 2% से नीचे आने पर किस तरह से ये देश और समाज के लिए घातक हो सकता है? हाँ, तो देखिए एक सीधा आंकड़ा मैं बताती हूँ। सपोज 100 औरत वो पर हेड 7 बच्चे के जन्म देते थे तो 700 हो गए। तो अगर 700 ही बचे और वो 700 अगर एक ही बच्चे का जन्म देते हैं फिर भी 700 हो गया। फर्टिलिटी रेट घटा है लेकिन आपका जो जनसंख्या जोड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा ही जोड़ रहे हैं। तो पुराना जो फर्टिलिटी रेट ज्यादा था उसके वजह से अभी भी कुछ देर तक बढ़ेगा। ये पूरा गाड़ी के ब्रेक के तरह है। आप ब्रेक डालते हुए भी थोड़ा देर जाने के बाद ही तो रुकते हैं ना। तो एक इनर्शिया इफेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया इफेक्ट जी। तो वो जब तक चलेगा थोड़ा तो बढ़ेगा ही। वो बढ़ती नजर हम लोगों को आ रहा है अभी जो स्टेज है। लेकिन 2.1 का जो मुद्दा है ये है, हम एज्यूम कर लेते हैं उसमें एक बालक होगा एक बालिका होगा, तो एक कपल तो चाहिए एक बच्चा का जन्म देने के लिए। तो 2.1 से नीचे आ जाएगा तो ठीक है।
ठीक है भास्वती जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी नेता। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से जो आज बयान दिया गया, उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।